अगर आप एग्रीकल्चर साइंस के स्टूडेंट हैं या बस ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि हमारी फसलें बेहतर कैसे बनती हैं, तो आज का टॉपिक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सोचिए। खेतों में इतनी सारी चुनौतियां होती हैं, है ना? कभी पौधों में बीमारियां लग जाती हैं, तो कभी पैदावार बहुत कम होती है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इन कमियों को दूर करके एकदम बेहतरीन, मजबूत और परफेक्ट फसलें इंजीनियर कैसे की जाती हैं। आज का हमारा ये सफर एक लैब प्रोटोकॉल की तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मेन गोल की, यानी क्रॉप इंप्रूवमेंट। इसके बाद हम देखेंगे कि बैक क्रॉसिंग से कमियों को कैसे दूर किया जाता है। फिर हम संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन की मैकेनिक्स समझेंगे और आखिर में बात करेंगे प्लांट हाइब्रिड्स के आर्किटेक्चर की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। हमारा बुनियादी लक्ष्य, फसल सुधार। जब भी कोई प्लांट ब्रीडर ये तय करता है कि किन दो प्लांट्स का क्रॉस कराना है, तो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या होती है? बिल्कुल सही, इंक्रीज्ड यील्ड यानी पैदावार बढ़ाना, या फिर जो किस्में हमारे पास पहले से हैं उनकी कमजोरियों को पूरी तरह से हटा देना। यही पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा मकसद होता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है बैक क्रॉसिंग के जरिए कमियों को ठीक करना। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शानदार मास्टरपीस में कोई एक छोटी सी खोट हो और उसे सटीकता से ठीक करना हो। बैक क्रॉस ब्रीडिंग का काम ही यही है। इसका इस्तेमाल पौधे की एक या दो खास कमियों को दूर करने के लिए होता है, वो भी पौधे के बाकी सभी बेहतरीन गुणों को छेड़े बिना। इसी तकनीक का कमाल है कि हमें एकदम बेदाग और शानदार स्ट्रॉबेरी जैसे उत्पाद देखने को मिलते हैं। और इसका जेनेटिक गणित तो लिटरली कमाल का है। होता क्या है कि हाइब्रिड्स और उनकी आने वाली जनरेशंस को बार बार उनके ओरिजिनल पेरेंट्स में से किसी एक के साथ क्रॉस कराया जाता है। और यकीन मानिए, सिर्फ 6 से 8 बैक क्रॉस के बाद हमें जो प्लांट मिलता है ना, वो लगभग पूरी तरह से अपने ओरिजिनल पेरेंट जैसा ही होता है। बस उसमें वो शुरुआती बीमारी या कमी बिल्कुल नहीं होती। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, हाइब्रिडाइजेशन की मैकेनिक्स। छोटी मोटी कमियों को सुधारने के अलावा अगर हम चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन से पूरी तरह से नई किस्में भी बना सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है दो बिल्कुल अलग जीनोटाइप वाले प्लांट्स का आपस में क्रॉस कराना, ताकि जो नई जनरेशन आए वो न सिर्फ सरवाइव करे बल्कि बहुत ज्यादा मजबूत और प्रोडक्टिव भी हो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। खेतों में इस काम को करने का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले सही पेरेंट्स को चुनना। दूसरा स्टेप है इवैल्यूएशन, यानी अगर उनके गुणों के बारे में हमें नहीं पता तो उनकी अच्छे से जांच करना। इसके बाद आता है इमैस्कुलेशन, फिर उन्हें बैग करना और लास्ट में टैगिंग करना। इसमें से ये जो इमैस्कुलेशन वाला स्टेप है ना, ये बहुत ही नाजुक और क्रिटिकल काम है। इसमें फूल के स्टेमेंस या एंथर्स को हटा दिया जाता है या फिर पोलन ग्रेन्स को खत्म कर दिया जाता है। और ये सब इतनी सावधानी से करना होता है कि फीमेल पार्ट्स को जरा भी नुकसान न पहुंचे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पौधा खुद को ही पोलिनेट न कर ले। अगर आप फील्ड में जाएंगे तो देखेंगे कि इस थियोरी को असलियत में कैसे किया जाता है। फूलों की कलियों पर एकदम बारीक चिमटी या ट्वीजर्स का बड़ी सावधानी से इस्तेमाल होता है और इमैस्कुलेशन के तुरंत बाद पौधे को एक बैग से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी बाहर का परागकण आकर हमारी इतनी मेहनत से तैयार की गई जेनेटिक सेटिंग को खराब ना कर दे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, प्लांट हाइब्रिड्स का आर्किटेक्चर। एक बार जब लैब और फील्ड का काम हो गया तो ब्रीडर्स एक जेनेटिक आर्किटेक्ट बन जाते हैं। ये बिल्कुल मैथ्स के फॉर्मूले जैसा है। शुरुआत होती है दो प्योर लाइंस के सिंगल क्रॉस से, जैसे ए और बी का क्रॉस। फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है 3-वे क्रॉस तक, जहां एक हाइब्रिड का एक इनब्रेड लाइन के साथ क्रॉस होता है। फिर आता है डबल क्रॉस, जिसमें दो अलग अलग F1 हाइब्रिड्स को मिलाया जाता है। और बात डबल टॉप क्रॉस तक जाती है, जहां एक डबल क्रॉस हाइब्रिड का ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो बैक क्रॉसिंग की इस गजब की एक्यूरेसी और हाइब्रिड आर्किटेक्चर के इस जटिल गणित को समझने के बाद एक सवाल तो जहन में आता ही है। जब ये तकनीकें आने वाले वक्त में और एडवांस हो जाएंगी तो भविष्य की ये सुपर इंजीनियर्ड, हर मौसम की मार झेलने वाली और बम्पर पैदावार देने वाली फसलें आखिर दिखेंगी कैसी? ये एक ऐसी संभावना है जो एग्रीकल्चर साइंस को हमेशा रोमांचक बनाए रखती है। आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए ये सवाल आपके साथ छोड़ रहा हूं।